नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। पासपोर्ट के लिए अब नहीं देना होगा जन्म प्रमाण पत्र। सरकार ने नियम किए आसान। एकल माता पिता में से किसी एक का नाम काफी। मुआवजा कानून पर जीएसटी परिषद में सहमति। दोहरे नियंत्रण पर नहीं बनी बात। 3 और 4 जनवरी को फिर बैठक। नोटबंदी को राहुल गांधी ने बताया आर्थिक लूट। कहा उद्योगपतियों के कर्ज माफी के लिए 99% जनता को किया जा रहा परेशान। बीजेपी का गलत तथ्य पेश करने का आरोप। लीबिया विमान संकट खत्म। 111 यात्रियों समेत चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित। दोनों अपहरणकर्ताओं से पूछताछ जारी। और भारत ने जीता अंडर 19 एशिया कप खिताब। श्रीलंका को 34 रनों से मात। जापान के नगानो में एशियाई ल्यूज चैंपियनशिप में शिवा केशवन को स्वर्ण पदक। और अब खबरें विस्तार से। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सरकार ने नए नियमों की घोषणा की है। पासपोर्ट के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी, जिसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक पासपोर्ट के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है। अगर आवेदक के पास आधार या पैन कार्ड है तो उसे सबूत के तौर पर माना जाएगा। इसके अलावा दफ्तर का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र और LIC पॉलिसी बॉन्ड को भी मान्य किया गया है। मौजूदा नियमों के तहत अब तक 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा होने वाले सभी आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी था। और शुक्रवार को 2 दिवसीय जीएसटी परिषद की बैठक खत्म हो गई। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का विषय बने दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर आम राय नहीं बन सकी। अगली बैठक 3 और 4 जनवरी को होगी। जीएसटी के मॉडल बिल के ज्यादातर प्रावधानों को मंजूरी मिल गई। जीएसटी काउंसिल ने मुआवजे से जुड़े बिल को मंजूर कर दिया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर अभी आम राय नहीं बनी है। हालांकि इस पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। जो ऑडिट करने का अधिकार है, जो ऑडिट केसेस आएंगे, उस अधिकार का प्रयोग राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार से होगा, और उसके पीछे उद्देश्य है कि दोनों के पास एक असेसिंग मशीनरी है। और अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम लोगों के पास एक जॉइंट ब्यूरोक्रेसी हो या एक फेडरल ब्यूरोक्रेसी हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में बजट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बजट प्रिपरेशन भी चल रहा है और 3 और 4 तारीख की मीटिंग का जो दूसरा भाग होगा उसमें मैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ बजट कंसल्टेशन भी करने वाला हूँ। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 3-4 जनवरी को होगी और अगली बैठक में दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे आर्थिक लूट बताया। प्रधानमंत्री से अपने सवालों का जवाब मांगते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चंद अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को आर्थिक लूट करार दिया। उन्होंने कहा कि चंद बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला लागू किया गया है। नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें एक तरफ 1% अमीर हैं तो दूसरी तरफ 99% ईमानदार लोग। 50 परिवारों को आपने हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग पकड़ा दिया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आपके साथ हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, इनको आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हो। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया है। जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, जिस बात को देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह झूठा इल्जाम है और उसमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का विरोध कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आयकर विभाग के कर्मचारियों को छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ से सुरक्षा मुहैया कराने जाने का विरोध किया है। उन्होंने इस बाबत गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान इन अधिकारियों के साथ होते हैं। इसको लेकर ममता बनर्जी को ऐतराज है। इस बीच गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों से साइबर सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी है। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी को देखते हुए मंत्रालय ने कंपनियों से सुरक्षा उपायों की जानकारी मांगी है। और मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कल 3 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। शुक्रवार को गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह समेत कई आला अधिकारियों के साथ मुलाकात कर ताज़ा हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक नाकेबंदी को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। तस्वीरें मणिपुर के कामजोंग जिले की हैं, जहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को अज्ञात लोगों ने 3 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। लोगों में यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकाबंदी को लेकर रोष है। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मणिपुर का दौरा कर ताज़ा हालात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर स्थिति से निपटने पर चर्चा की। किरेन रिजिजू ने साफ किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्हें हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। Road blockade is unacceptable and the state government has to ensure that there is no further road blockade and for that the support will be given by us. इस बीच राज्य में 150 पैरामिलिट्री कंपनी पहले से ही तैनात हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 7 और कंपनियों को रवाना किया है। इससे पहले गुरुवार को गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में नाकेबंदी से हो रही दिक्कतों का मुद्दा भी उठा। इसके बाद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी ने राज्य के बिगड़ते हालात के लिए यूनाइटेड नगा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया। There are 150 already on the job. 7 additional are on the way. It is taking little time because those 7 companies are already engaged in some other operation. They are to be demobilized from there and they are on the way to Manipur and they will be reaching any time. मणिपुर में 53 दिनों से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकाबंदी की वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित है। मेडिकल सुविधाओं पर भी असर पड़ा है। इमरजेंसी सेवाएं ठप हैं। यूनाइटेड नगा काउंसिल राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नजीब जंग के दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद से अगला उपराज्यपाल कौन होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने अब तक किसी नाम का खुलासा नहीं किया है। नजीब जंग ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। नजीब जंग के इस्तीफे के बाद नए उपराज्यपाल के नाम पर चर्चा तो जोरों पर है, लेकिन गृह मंत्रालय ने फिलहाल उनके इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें भी इनके इस्तीफे के मामले में जानकारी नहीं थी। नजीब जंग जी ने इस्तीफा दिया है तो वही बताएंगे। इसको लेकर के अटकलें लगाना ठीक नहीं है। इस्तीफे के बाद नजीब जंग को मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे।
कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के होते रहे दिल्ली में, चिकनगुनिया वगैरह का और इस सब का, इसलिए वो इस्तीफा नहीं कर पाए, वो छोड़ नहीं पाए, लेकिन उनका मन 1 साल से था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। दिल्ली के अगले उपराज्यपाल के नाम के लिए वाजपेयी सरकार में सचिव रहे अनिल बैजल का नाम सबसे आगे है। बैजल के अलावा दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर BS बस्सी और पुडुचेरी की मौजूदा उपराज्यपाल किरण बेदी के नाम को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। नजीब जंग के इस्तीफे के बाद दिल्ली का अगला उपराज्यपाल कौन होगा, इस पर चर्चा जारी है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली का संविधान, कानून और नियम तो वही हैं, तो क्या अब चेहरा बदलने से केजरीवाल सरकार का रवैया बदलेगा या फिर वही का वही रहेगा? कैमरा पर्सन श्यामलाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। चुनाव आयोग ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले 25 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर अगले 3 साल तक के लिए रोक लगा दी है। चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। ये सारे उम्मीदवार अब अगले 3 साल तक लोकसभा या विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। इनमें 6 उम्मीदवार मुजफ्फरनगर से हैं। इसका साफ मतलब ये है कि अब ये उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस आदेश से चुनाव आयोग ने खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले बाकी उम्मीदवारों के लिए भी सख्त संदेश दिया है। सीबीआई ने स्टिंग सीडी मामले में पूछताछ के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने इस मामले में रावत को 26 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। बीते 7 महीने में ये दूसरा मौका है जब सीबीआई ने हरीश रावत को पूछताछ के लिए तलब किया है। राज्य में सियासी संकट के वक्त से संबंधित ये स्टिंग वीडियो कथित रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। 26 मार्च को दिल्ली में बागी कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत ने कथित स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी की थी। सीबीआई ने 29 अप्रैल को इस मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि हरीश रावत पहले ही कथित सीडी को सियासी साजिश बताकर खारिज कर चुके हैं। इस बीच हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई को 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। विरोधी दलों ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पहचान पत्र देने का विरोध किया है। अलगाववादियों ने इस मसले पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने यह साफ किया है कि इन शरणार्थियों को कोई डोमिसाइल नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार का कहना है कि नौकरी मिलने में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर जम्मू कश्मीर पहुंचे शरणार्थियों को पहचान पत्र देने के मसले पर विवाद खड़ा हो गया है। अलगाववादियों के बाद अब विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इन शरणार्थियों को स्थायी नागरिकता देने की कवायद में जुटी है। सरकार में ही कहीं कंफ्यूजन है, उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि जहां तक स्टेट सब्जेक्ट लॉ का सवाल है, मैंने पहले ही वजाहत कर दी, उसके खिलाफ हम कोई भी काम होगा उस पर हम आवाज उठाएंगे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना चाहते हैं जो इब्तदाई तौर में एक प्रोविजनल स्टेट सब्जेक्ट होगा, तो आगे चलकर ये इनको परमानेंट सिटीजनशिप देंगे, जिसके लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपना वाजिया मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हम इसके लिए बिल्कुल एक नई एजिटेशन शुरू करेंगे। विवाद बढ़ने पर जम्मू कश्मीर सरकार ने साफ किया है कि इन शरणार्थियों को डोमिसाइल नहीं, सिर्फ पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इससे 1947 के बाद जम्मू कश्मीर आए पाकिस्तानी शरणार्थियों को नौकरी मिलने में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा का कहना है कि ऐसा गठबंधन सरकार के एजेंडे के तहत ही किया जा रहा है। वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पहचान पत्र देने का बचाव किया है। प्रमाण पत्र, अपनी पहचान पत्र जिसे आप कह सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, इन्हें उपलब्ध करवाया जाए ताकि ये सरकारी नौकरियां, विशेषकर जो केंद्र सरकार की ओर से नौकरियों का जब भी कभी भी किसी प्रकार से प्रावधान निकलता है, उसमें अपनी याचिका, अपनी एप्लीकेशन दे सकें और साथ ही साथ समय समय पर सेनाओं में और अर्धसेना बलों में होने वाली भर्ती का भी लाभ ले सकें। केंद्र और राज्य सरकार का कहना है कि इस मसले पर अलगाववादी तनाव भड़काने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 1947 में बंटवारे के समय इन शरणार्थियों ने पश्चिमी पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में पनाह ली थी। आज इनकी संख्या तकरीबन 80,000 के आसपास है। इन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं है और उन्हें यहां मतदान का अधिकार भी नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत नॉर्वे में रहने वाले बच्चे को उसके परिवार से मिलाने के लिए पूरी मदद मुहैया कराएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बारे में
ओस्ले में भारतीय राजदूत से मदद मांगी थी। भारत का मानना है कि परिवार से बच्चे को अलग करना मानवीय मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इस बच्चे की मां भारतीय मूल की है जबकि पिता नॉर्वे के नागरिक हैं। कुछ दिन पहले बच्चे से दुर्व्यवहार के आरोप में पुलिस ने उसे परिवार से अलग कर एक संस्था को सौंप दिया था। गिनी में इंसानों पर किए गए एक बड़े परीक्षण में इबोला का प्रायोगिक टीका 100% प्रभावी पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इससे चिकित्सकों को इबोला के किसी भावी प्रकोप से निपटने के लिए एक सुरक्षित और कारगर हथियार मिल गया है। WHO के मुताबिक 2018 तक टीका के उपलब्ध होने की उम्मीद है। क्लिनिकल परीक्षण में गिनी के 6000 लोगों को इबोला की घातक महामारी के अंतिम चरण में ये परीक्षण टीका दिया गया और इनमें से एक को भी ये बीमारी नहीं हुई। दक्षिणी गिनी में 2014 की शुरुआत में इस वायरस ने व्यापक बीमारी का रूप ले लिया था। इसके बाद अगले 2 साल में गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन में 28,000 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। I really believe that now we have a tool which would allow to control a new outbreak of Ebola, of the Zaire strain, because there are 2 strains circulating. One is Zaire and the other one is called Sudan. So for the Sudan Ebola, there is a need to develop the same vaccine, but we are now in a position to intervene and stop transmission of any outbreak of the Ebola type, of the Zaire type. और इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार मशहूर बांग्ला कवि शंखु घोष को दिया जाएगा। ज्ञानपीठ चयन समिति ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। 92वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए शुक्रवार को ज्ञानपीठ चयन समिति ने मशहूर बांग्ला कवि शंख घोष के नाम पर मुहर लगा दी है। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री शंखु घोष को इस साल का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए। लेखक की सहमति से ही ये पुरस्कार दिया जाता है। हम लोगों ने ये कहा हुआ है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भी उनके लिए बहुत मुनासिब तारीख हो वो बताएं, तो उसके हिसाब से ये तय हो। बांग्ला कवि शंख घोष को दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में जन्मे शंख घोष की मशहूर रचनाओं में आदिमलता, गुलमुमय, मूर्खोबारो, सामाजिक न्याय और बाबुरेर प्रार्थना शामिल है। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश में इतिहास से जुड़े शोध को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने ये बात पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर आधारित किताब के हिंदी संस्करण के विमोचन के मौके पर कही। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर लिखी किताब के पहले खंड के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया। मौका था चौधरी चरण सिंह की जयंती का। ये किताब 1937 से 1961 के दौर की राजनीति में चरण सिंह की भूमिका पर केंद्रित है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज़ाद भारत की राजनीति को समझने में ये किताब महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे देश के शोधार्थियों और अनुवादकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनको इससे एक सबक लेना चाहिए कि रिसर्च कैसे करना चाहिए, कितना समय गुजारना चाहिए, किस तरह से हर पहलू से देखना चाहिए। देश की राजनीति पर आधारित ये किताब मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई। किताब के लेखक पॉल आर ब्रास अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। जो उन्होंने इस देश के लिए, किसानों के लिए किया, वो शायद आज भी उतना ही ज़रूरी है और उतना ही आज भी किसानों को हमें मदद करनी और बल देने की ज़रूरत है जितना माननीय चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। चरण सिंह जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह को किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में रोटरी क्लब की 3 दिन की जिला कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि अगर रोटरी क्लब जैसी समाजसेवी संस्थाएं स्वच्छता, शिक्षा और युवाओं में कौशल को बढ़ावा देने के लिए सामने आती हैं तो राज्य सरकार उन्हें पूरी मदद देगी। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय रोटरी प्रतिनिधि जैनुल अबादीन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। रोटरी क्लब के कामों को सराहते हुए विवेक तनखा ने कहा कि अब क्लब को समाज सेवा के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाने चाहिए। इस मौके पर क्लब के सदस्यों को उनके कामों के लिए सम्मानित भी किया गया। शुक्रवार को लीबिया के विमान अपहरण की खबर ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी, लेकिन कुछ घंटों तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने ट्वीट कर अपहरणकर्ताओं के सरेंडर करने की जानकारी दी। अफ्रीकिया एयरवेज का विमान A320 घरेलू उड़ान पर सबाह से त्रिपोली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन 2 लोगों ने विमान का रास्ता बदलकर उसे 500 किलोमीटर दूर माल्टा में लैंड करा दिया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्लेन के उतरते ही आपातकाल टीमों ने विमान की घेराबंदी कर ली। खुद को सेना से घिरा देख अपहरणकर्ताओं ने विमान को बम से उड़ाने की धमकी भी दी। अपहरणकर्ताओं ने खुद को गद्दाफी समर्थक बताया। ये लोग माल्टा में राजनीतिक शरण की मांग कर रहे थे। विमान में कुल 118 लोग सवार थे। यात्रियों में 82 पुरुष, 28 महिलाएं और एक नवजात बच्चा था। इसके अलावा चालक दल के 7 सदस्य थे। अमेरिका रूस ने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की बात कही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूती और विस्तार देने से जुड़ा ट्वीट किया। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत बताई थी। रक्षा जानकारों की माने तो ये बयान अमेरिका रूस के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे सकता है। परमाणु हथियारों के जखीरे को लेकर रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की बात कर दुनिया की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ताजा बयान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को परमाणु हथियारों के जखीरे को और मजबूत करके उसका विस्तार करना चाहिए। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। I can't speak for what the president-elect's nuclear views or his policy going forward. That's for him and his team to speak to. What I can speak to is the approach that this administration has taken to trying to get us on a path to a world without nuclear weapons. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में एक सैन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रूस को सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ. दोनों देशों के बीच ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मध्य एशिया में रूस और अमेरिका के आपसी हित आमने सामने हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और अमेरिका का बयान परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे सकता है। फिलहाल अमेरिका के पास 7,100 जबकि रूस के पास 7,300 परमाणु हथियार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बर्लिन ट्रक हमले के मुख्य आरोपी अनीस आमरी को शुक्रवार को इटली के मिलान में पुलिस ने मार गिराया। इटली के गृह मंत्री मार्को मिनेंटी ने इस बात की पुष्टि की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अनीस पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। अनीस ट्यूनिशियाई नागरिक था और जर्मनी में शरण लिए था। इससे पहले वो इटली में भी रहा, जहां एक शरणार्थी शिविर में आग लगाने के आरोप में जेल की सजा भी काट चुका था। वो 2015 में ही रिहा हुआ था, जिसके बाद वो जर्मनी आ गया। सोमवार को बर्लिन के क्रिसमस मार्केट में हुए ट्रक हमले में 12 लोग मारे गए। सीरिया के उत्तरी इलाके में पिछले 24 घंटों में तुर्की के हवाई हमलों में कम से कम 88 लोगों की मौत हुई है। एक मानवाधिकार संस्था के मुताबिक गुरुवार को सीरिया के शहर अल-बाब में आतंकी संगठन IS और तुर्की सेना के बीच संघर्ष में 72 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 21 बच्चे शामिल थे। वहीं इस इलाके में जारी बमबारी में शुक्रवार को भी 3 बच्चों समेत 16 लोग मारे गए। तुर्की की सीमा से 25 किलोमीटर दूर सटी सीरिया के शहर अल-बाब में तुर्की सेना और IS के बीच कब्जे को लेकर संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में तुर्की सेना के कई जवान भी मारे गए हैं।
और अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। शुक्रवार को श्रीलंका में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने मेजबान टीम श्रीलंका को 34 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 273 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज हिमांशु राणा ने सबसे ज्यादा 71 रन और शुभम गिल ने 70 रन की भागीदारी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 27 रनों पर श्रीलंका ने पहला विकेट गंवा दिया। दूसरे विकेट के लिए रेवेन केली और हसिता बोयागोड़ा के बीच 78 रन की शानदार साझेदारी हुई, लेकिन टीम का दूसरा विकेट 105 रन पर आउट हो गया। श्रीलंका की पूरी टीम 239 रन पर सिमट गई। श्रीलंका की तरफ से निपुण रणसीका और प्रवीण जयविक्रमा ने 3-3 विकेट लिए। भारतीय कप्तान अभिषेक शर्मा ने 4 और राहुल चहर ने 3 विकेट लिए। कप्तान अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और 5 बार विंटर ओलंपिक में हिस्सा ले चुके भारत के शिवा केशवन ने जापान के नगाओ में एशियाई ल्यूज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। केशवन ने चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाए रखा। पैर में चोट के बावजूद 1 मिनट 39.962 सेकंड का समय उन्होंने निकाला। प्रतियोगिता में केशवन की रफ्तार 130.4 किलोमीटर प्रति घंटा रही और पहले स्थान पर रहकर उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं मेजबान जापान के तनाका शोहेई दूसरे और चीनी ताइपे के लिएन तीसरे स्थान पर रहे। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पासपोर्ट के लिए अब नहीं देना होगा जन्म प्रमाण पत्र। सरकार ने नियम किए आसान। एकल माता पिता में से किसी एक का नाम काफी। मुआवजा कानून पर जीएसटी परिषद में सहमति। दोहरे नियंत्रण पर नहीं बनी बात। 3 और 4 जनवरी को फिर बैठक। नोटबंदी को राहुल गांधी ने बताया आर्थिक लूट। कहा उद्योगपतियों के कर्ज माफी के लिए 99% जनता को किया जा रहा है परेशान। बीजेपी का गलत तथ्य पेश करने का आरोप। लीबिया विमान संकट खत्म। 111 यात्रियों समेत चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित। दोनों अपहरणकर्ताओं से पूछताछ जारी। और भारत ने जीता अंडर 19 एशिया कप खिताब। श्रीलंका को 34 रनों से मात। जापान के नगानो में एशियाई ल्यूज चैंपियनशिप में शिवा केशवन को स्वर्ण पदक। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।